पहले इनको कर लीजिए ना। आइए आप वहीं रहिए, आप इस साइड आइए, अच्छा माइक अपनी तरफ करके फिर उधर कर दीजिए। जय हो प्रभु। जय भैया। सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। कहानी याद ओम कृष्ण पांडे जी हैं आज कहानी सुनाने के लिए। सुनो मैं प्रेमचंद 923 दिन पूरे हो गए हैं और श्री ओम कृष्ण पांडे जी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कि बनारस की धरती पर ही जन्म लिए हैं। आज ये मुंबई में फिल्मी जगत में बहुत से सीरियल में और पिक्चरों में अपना कला दिखा चुके हैं। आज इन्हीं की जुबानी हम प्रेमचंद का 923 दिन पूरे होने पर मानसरोवर कहानी का हम सुनेंगे। इनके द्वारा ये बहुत प्रसिद्ध हैं और हम लोग के बीच में उपलब्ध हैं। आज इनसे मानसरोवर कहानी सुनने का लाइव है। आप जो भी कहना चाहें। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित जो जिस जगह पे हम उपस्थित हैं, इस धरती को महान बनाने के लिए जो व्यक्ति यहाँ पहले जन्म ले चुके हैं, जिनके कारण हम लोग यहाँ पर आज जुटे हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इनके सामने हमारी कोई हस्ती है नहीं। केदारनाथ सिंह की एक कविता है कि घर के सूने आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोक दूँ। इनके सामने हम लोग तो मतलब वही सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। कोशिश है, ये इनकी रचना है जो मैं आप तक संप्रेषित करूं। कहानी का नाम है प्रेम का उदय। ये कहानी बेसिकली कंजड़ों के जीवन पर आधारित है, लेकिन कंजड़ों के जीवन के माध्यम से जो प्रेम का उदय जो विषय वस्तु है, और ये हम समझते तो सभी लोग हैं, लेकिन जिस भावना के साथ उन्होंने लिखा है, पढ़ करके जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तो एक अजीब एहसास हुआ कि प्रेम जो समर्पण की चीज है, जब तक हम प्रेम में अपनी चाहते हैं, अपनी जरूरतों को शामिल करते जाते हैं, हमें क्या मिला, तब तक वो प्रेम पूर्ण नहीं होता। प्रेम उदय कब होता है? जब हमारे अंदर समर्पण का भाव आ जाता है। वही इस कहानी का मूल भाव जो मुझे समझ में आया। तो लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग कहानी पे आते हैं। भोंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सिर पर लिए आया और उसे जमीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया। बंटी उसकी पत्नी, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भोंदू प्रातः काल से ही निकला था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छाह में काटी थी। समझा था तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वो अब भी कोप भवन में थी। भोंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा, ला एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन, बाजार में जाऊंगा तो 3 आने से बेसी ना मिलेंगे। 2-4 सरकंडे मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरके के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो रखो।
भोंदू ने भवें सिकोड़ कर कहा, क्या धर्म धर्म बकती है? धर्म करना कोई हंसी खेल नहीं है। अरे धर्म वो कहता है, वो करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें? भर पेट चबेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना वार ओछा पड़ता देख चोट पर चोट की कि संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे न भर सकें पर पड़ोसियों को न्योता देते फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी न तोड़ते फिरते। अब ये व्यंग उसने इसलिए कहा क्योंकि कंजड़ों के जीवन में चोरी करना, किसी के यहाँ डाका डालना, ये आम बातें होती थी। और ये चूंकि जो अपना भोंदू था वो बहुत ही सीधा सरल आदमी था, अपनी मेहनत करके रोजी रोटी चलाता था, जिसके कारण उस समाज में उसका परिवार थोड़ा नीचे रहता था, तो वो पत्नी को नहीं नागवार गुजरता था। तो वही बोलती है कि संसार में कुछ ऐसे महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे न भर सके पर पड़ोसियों को न्योता देते फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी न तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को मेहरिया रखने की क्यों सोचती है? यही मेरी समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती? भोंदू इस चोट से तिलमिला गया, उसकी जिरहदार नसें तन गई, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह एक डपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने न सीखी थी। जिसके पराक्रम की सारे कंजड़ों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा अकेले उतार सकता था, वह इस अबला के सामने चू तक न कर सका। दबी जबान से बोला, मेहरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। यह कंजड़ दंपति आज 3 दिन से और कई कंजड़ परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई दी थी। उसी 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन की समस्त व्यापारों के साथ कल्पवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे एक अनाज के मटके, द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंसे या गधे थे। जब डेरा कूच होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजड़ों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी, आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े टंटे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्त्री या पुरुष किसी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ हो लेते थे। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजड़ लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज लौट न सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिले रहने में अपनी कुशल दिखती थी। कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्राणों का भय था। कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजड़ लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे। उनकी अपनी हैकड़ी रहती है। बस्ती में अकेला भोंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वो पुलिस वालों की खुशामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार नहीं करती थी, इसलिए वह यह नौबत आने ही नहीं देती थी। बंटी को पति की यह आचार निष्ठा एक आंख न भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियां और नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख देखकर पति की अकर्मण्यता पर कुढ़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी न होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई थी और भोंदू लकड़ी काटने जंगलों में निकल गया था। सरकंडे मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज तो सरकंडे भी न मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं, राण अपने माण में ही खुश है। भोंदू ने पूछा, तो मैं निखट्टू हूं? बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूं कि तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूं कि यहाँ धेले धेले की चीज के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनते ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने हंसने खेलने की साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर तो जिंदगानी नष्ट हो गई। भोंदू ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती है, पकड़ा जाऊंगा ना
तो 3 साल से कम की सजा न होगी। बंटी विचलित न हुई, बोली जब और लोग नहीं पकड़े जाते तो तुम ही पकड़े जाओगे। और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, बंटी ने कहा, और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हठ न छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई, फिर तुम्हारे छुरे गणासे से कोई कहां तक डरे? जानवर को भी जब घास भूसा नहीं मिलता तो पगहा तुड़ाकर किसी खेत में बैठ जाता है। मैं तो आदमी हूं। भोदू ने इसका कुछ जवाब न दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी थी। अब तक भोदू इस तरह से निश्चिंत था, इस तरफ से निश्चिंत था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब यह नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास न आने देगा। आज भोदू की दृष्टि में वो इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकौने की जरूरत होती है। मजबूत दीवार को टिकौने की जरूरत नहीं, जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भोदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी निश्चिंत था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र न थी, पर आज उसे मालूम हुआ कि वो अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चढ़कर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। भोदू ने कभी उसकी खाने पीने की चिंता न की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी न दे सकता था। भोदू ने बाहर आकर आज गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भोदू अपने डेरे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भोदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भोदू ने पूछा, अगर कोई पूछे इतने रुपए, सारे रुपए कहां मिले तो क्या कहेगी? बंटी ने आंख नचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है, हम ही क्यों अपना हिसाब दें? भोदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला न छूटेगा। बंटी, तू कह देना मैं 3-4 मास से 2-2, 4-4 रुपए महीना जमा करती आई हूं। हमारा खर्च ही कौन लंबा चौड़ा है? दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले। जड़ी बूटियां बेचते हैं, एक एक जड़ी के मुट्ठी मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खस, सरकंडे, जानवरों की खालें, नख, चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियां, टिकुलियां, बूंदे, सिंदूर, पान तमाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान गए, खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते, गाते बजाते घड़ी रात गए डेरे पर लौटे। बंटी के पांव आज जमीन पर न पड़ते थे। आते ही बन ठन कर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वह लौटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां करनी शुरू की, कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, बगला भगत है। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदुआ की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी भी देने नहीं उठती थी। रात को भोंदू को देवी की याद आई।
आज तक कभी उसने देवी की बेदी पर बकरे का बलिदान न किया था। पुलिस को मिलाने में ज्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती हैं। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतः कार्य सिद्धि के पहले ही बलिदान किया करते थे। भोदू ने यह खतरा न लिया। जब तक माल हाथ न आ जाए उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को न जचा। औरों से अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी न दी। यहां तक कि बंटी से भी न कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी, वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, आप भोजन करने के जून कहां चले? अभी आता हूं। उसने बोला, मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू ने स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर न लगेगी, तू ना ये गणासा अपने पास रख ले। उसने गणासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकल गया। बकरे की समस्या बेढप थी। रात को बकरा कहां से लाता? इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में गरेड़िए के पास कई बकरे थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है या इससे कि बकरा कैसे आया और कहां से आया? मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्के बांधकर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव सिंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था, आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा था। आईना उसके पास एक पुराना अंधा सा पड़ा हुआ था। आज वो नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने केस संवारे, मुंह पर उपटन मला। साबुन लाना वो भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाने से ही तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग कुछ तो निखर कर और आता। कल वो अवश्य साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज लगाएगी। केस गूंथकर उसने माथे पर अलसी का लुआब लगाया जिसमें बाल न बिखरने पाए। फिर पान लगाए। चूना ज्यादा हो गया था, गलफड़ों में छाले पड़ गए। लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मजा है। बहुत अच्छा बिंब है, चोरी की बात और ये पान। जब नई कोई गलती हो या उसको पता नहीं है, अब उसको चोरी भी वही दंड देगी बाद में, लेकिन अभी पान से उसको रिलेट किया है। गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मजा है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मजे में खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दौड़ गई। आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गई। दरिद्रता की आग से नारित्व भी भस्म हो जाता है। नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचैले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबैने में सुगंध लगाकर खाए। इस तरह सजकर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब इस तरह सजकर बंटी भोंदू की राह देखने लगी, जब अब भी वो न आया, जब अब भी वो न आया तो उसका जी झुझलाने लगा। रोज तो सांझ से ही द्वार पर पड़ रहते थे, आज न जाने कहां जाकर बैठ रहे। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकुरित हो गया। झुंझलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसे कई बार भान हुआ कि भोंदू आ रहा है। वह हर बार सिरके के अंदर दौड़कर आई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ तो नहीं गया। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोंदू के इंतजार में उद्विग्न रही।
ज्यों ज्यों रात बीतती थी उसकी शंका तीव्र होती जाती थी। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही ये हाल। प्रातःकाल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रहकर भीतर से एक लहर सी उठती थी, आंखें भर भर आती थी। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोंदू रात पकड़ गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तर थी और दम फूल रहा था। उसे भोंदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं सहूर था तो साफ कह देते, मुझसे काम ना होगा। मैं यह थोड़ी कहती थी कि आग में फांक पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई। यही तो है भंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई, हाँ हाँ पकड़ लो, यहां किसी से नहीं डरते। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरे क्यों। अफसर और मातहत सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगी। भोंदू की तरफ से लोगों के दिल कुछ नर्म हो गए। उसे धूप से छांव में बिठा दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे और धूल धूसरित काली देह पर भी जूतों और कोड़ों के रक्तमय मार साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट बताई, जरा इसकी दीदा दिलेरी देखो, जैसे देवी ही तो है। मगर इस फेर में न रहना, यहां तुम लोगों की नस नस पहचानता हूं। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी। नहीं तो सीधे से कबूल दो, सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भोंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दे? जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता। जो बेचारे अपनी गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं, उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी को नजर भेंट देने के लिए पैसे नहीं है। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर कसर रह गई है वह भी पूरी कर दे, किरकिरी न होने पाए। मगर इन बैठकबाजियों से बच नहीं सकते। अगर एक बार न किया तो 3 साल को जाओगे, मेरा क्या बिगड़ता है। अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धुनी तो दो इसे। कोठरी बंद करके पसेरी भर मिर्च सुलगा दो, अभी सारा माल बरामद हो जाता है। भोंदू ने ढिठाई की, दरोगा जी बोटी बोटी काट डालो, लेकिन हाथ कुछ न लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया, मेरी एक हड्डी चूर हो गई है। कोई दूसरा होता ना तो अब तक सिधार गया होता। क्या तुम समझते हो आदमी को रुपए पैसे जान से ज्यादा प्यारे होते हैं? जान के लिए तो आदमी सब कुकर्म करता है। धुनी सुलगा कर भी देख लो। दरोगा जी को अब विश्वास आया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। भोंदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्चे लाने दौड़े, लेकिन दरोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी चोरी करके इकबाल कर लेना कंजर जात की नीति में महान लज्जा की बात होती है। लेकिन क्या ये सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे? इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बघारने में कभी जरा सी मिर्च लग जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धुनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेलकर कहा, दरोगा जी तुम समझते होगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूं, हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे क्या, वो मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा जत्था लाया होगा वो तो तेरे ही हाथ में होगी। क्यों नहीं इकबाल करके उसे छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूं मुकदमा न चलाऊंगा। सब माल लौटा दे। तूने उसे मंत्र दिया होगा गुलाबी साड़ी, पान और खुशबूदार तेल लेने के लिए। तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही है और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास नहीं था कि ये लोग इतने अमानुषीय अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन जब सचमुच धुनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भोंदू के खांसने की आवाजें कानों में आई, तो उसकी आत्मा कातर हो उठी। उसका वह दुस्साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। धुनी उसी वक्त हटा ली गई। भोंदू ने सशंक होकर कहा, धुनी क्यों हटाते हो? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने इकबाल कर लिया। भोंदू की नाक, आंख, मुंह से पानी जारी था। सिर चक्कर खा रहा था।
गले की आवाज बंद सी हो गई थी, पर वह वाक्य सुनते ही सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंध गईं। बोला, क्या कहा? कहा क्या? चोरी खुल गई, दरोगा जी माल बरामद करने गए हैं। पहले एक बाल कर लिया होता तो क्यों इतनी सांसत होती? भोंदू ने गरज के कहा, वो झूठ बोलती है। वहां माल बरामद हो गया और तुम अपनी ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया, घृणा और तिरस्कार इन सभी दशाओं में निखित जान पड़ता था। वो अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना चाहती थी कि भोंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखते ही भोंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पांव तक कांप उठी। वह उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता के अग्निबाण के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहां जाऊं? भोंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों की तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभ जाती थी, लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मोह उसे डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अभी धरी हुई थी। फुलौड़ियों छीके पर हाड़ी में धरी थी। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती है, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चली। दोपहर हो गया था। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था, बिल्कुल निर्जन हो गया था। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज्य समझ लिया था। केवल उसकी सिरकी उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीजें समेटे उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उसे उससे वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपने दुर्गुणी पुत्र को देखकर होती है, जो वर्षों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा से कुछ चीजें इधर उधर हो गई थी। उसने तुरंत उसे संभाल कर रखा। फुलौड़े की हाड़ी छींके पर कुछ ठंडी हो गई थी, शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हाड़ी उतार कर देखी। फुलौड़ियां अछूती थी। पान पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा तर कर दिया। किसी के पांव की आहट पाकर उसका कलेजा धक सा हो गया। भोंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारे सी आंखें, उसके रोए खड़े हो गए। भोंदू के क्रोध का उसे 2-1 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्या मारेगा? कुछ कहेगा? कुछ पूछेगा? कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गणासा चला देगा? उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की। आफत में उसकी जान बचाई। मर्यादा जान से प्यारी नहीं होती। भोंदू को होगी, उसे नहीं है। क्या इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा? उसने सिरकी के द्वार से झांका। भोंदू न था, केवल उसका गधा चल के आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नैहर से बतासों की पोटली लिए थका मांदा चला आता हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई, उसके थूथून को अपने मुंह से लगा लिया। वह उसे फूटी आंखों न भाता था, पर आज उसे कितनी आत्मीयता हो गई थी। वह दोनों अंगारों सी आंखें उसे घूर रही थी। वह सिहर उठी। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह न छोड़ेगा? वह रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ेगी। क्या तब भी नहीं छोड़ेगा? इन आंखों की वह कितनी सराहना किया करता था। इनमें आंसू बहते देखकर भी उसे दया न आएगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उड़ेलकर पी ली और छींके से फिलौड़ियां उतार कर खाई। जब उसे मरना ही है तो साध क्यों रह जाए? वह दोनों अंगारों सी आंखें उसके सामने चमक रही थी। दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया था, देखते ही देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई थी। उसने सोचा, भोंदू कहेगा तूने इतनी दारू क्यों पी? तो वो क्या कहेगी? कह देगी, हाँ पी, क्यों ना पिए, इसके लिए तो वो सब कुछ हुआ है। वह एक बूंद भी न छोड़ेगी। जो होना हो।
भोंदू उसे मार नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं है, इतना कायर नहीं है। उसने फिर चुक्कड़ भरा और पी गई। 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियां उसकी आंखों के सामने खींच गई। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार अपनी जाति मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता है उसी के हाथ में तो रख देता है। अपने लिए कभी एक पैसे की तंबाकू भी नहीं लेता है तो पैसा उसी से मांगता है। तंबाकू भी लेता है 1 पैसे की तो पैसा उसी से मांगता है। भोर से सांझ तक बन बन फिरा ही तो करता है। जो काम उससे नहीं होता वो कैसे करे। अब बंटी को समझ में आने लगा कि भोंदू मेरे लिए सब कुछ था, सब कुछ सही कर रहा था। एकाएक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है, चल देख भंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर न जाने क्या जी में आया, एक पत्थर पर अपना सिर पटक दिया, लहू बह रहा है। अगर हम लोग दौड़कर पकड़ न लेते तो जान ही दे देता। 1 महीना बीत गया था। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भोंदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भोंदू खटोली पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, देह जैसे सूख गई थी। वह सशंक आंखों से वर्षा की ओर देखता है। चाहता उठकर बाहर देखूं पर उठा नहीं जाता। बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखलाई दी। वही गुलाबी साड़ी है पर तार तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आंखों से अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, अंगों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति का चिन्ह है। भोंदू ने क्षीण स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई एक घूंट पानी देने वाला भी न रहेगा। मैं कहता हूं तू क्यों इतना मरती है। 2 गट्ठे तो बेच चुकी थी, तीसरा गट्ठा लाने का काम क्या है। और ये हाड़ी में क्या लाई है। बंटी ने हाड़ी छिपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं है। कैसी हाड़ी। भोंदू जोर लगाकर खटोली से उठा, आंचल के नीचे छिपी हुई हाड़ी खोल दी। आंचल के नीचे छिपी हुई हाड़ी खोल दी और उसके भीतर नजर डालकर बोला, अभी लौटा नहीं तो मैं हाड़ी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा आईने में सूरत तो देखो। घी दूध कुछ न मिलेगा तो कैसे उठोगे कि सदा खाट पर सोने का ही विचार है। भोंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तो एक साड़ी नहीं लाई, कितना कहकर हार गया। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी ना खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए तो घी खिलाती हूं कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ी लाओ। भोंदू ने मुस्कुरा कर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंध मारूं। बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना तब जाना। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने सुना, बहुत बहुत निकाल दो। बनारस के लिए एक ऐसा नाम है जो पिछले 20 सालों से थिएटर में बहुत काम किया। एज ए एक्टर भी काम किया, एज ए डायरेक्टर भी काम किया। और ये बनारस की धरतियों की ही उपज है कि आज पिछले लगभग 10 सालों से मुंबई माया नगरी में काम कर रहे हैं। काम की शुरुआत हर कोई करता है एज ए असिस्टेंट, लेकिन आज मैं बड़े हर्ष के साथ और बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज हमारे लोग भाई मुंबई माया नगरी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े शो डायरेक्ट किए। मैं कुछ शो के नाम देना चाहता हूँ आप लोग के सामने। महादेव, आप सब जानते हैं महादेव नगर के बारे में। उसके लास्ट के कम से कम 3-4 महीने हमारे लोग भाई ने डायरेक्ट किए और इन्होंने उसी सीरियल से एज ए असिस्टेंट शुरुआत किया था और उस सीरियल का अंत होते होते एज ए डायरेक्टर
वो भाई हमारे वहाँ के अपने आप को चालू किए बहुत सारे शो, अशोका है, चंद्रकांता है, अभी लेटेस्ट उन्होंने इंडिविजुअल एक शो डायरेक्ट किया है, वो बहुत जल्दी हम लोग के बीच में आएगा। और हम बस बाबा विश्वनाथ से ये कामना करते हैं कि वो भाई काशी का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे, ये तो नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आपको, और हम सब आपके साथ पूरे भाव से कि आप नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मनोज भैया, हाँ, एक छोटी सी बात भाई के लिए हमारी ओर से बहुत छोटी है लेकिन बहुत गंभीर और बहुत बड़ी बात है। जब हमने अपने एक सांस्कृतिक दल का गठन किया था, नूतन का 2017 की बात है, उस दौरान मेरा पहला नाटक मेरे टीम का जन भाई ने डायरेक्ट किया था, यही जो आज वास्तव में टीम का है। उस नाटक को हम लोग कई कॉम्पिटिशन में ले गए, नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, और जहां ये नाटक गया ये प्रथम पुरस्कार लेकर आया। आसाम में इंटरनेशनल फेस्टिवल था जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश की टीमें आई थी। वहां पे इस नाटक का बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट डायरेक्शन और बहुत सारे बेस्ट अवार्ड इसने हासिल किया। ये वो हमारे लिए और भाग्यशाली है हम सब। ये तो वास्तव में सौभाग्य का विषय है। अब हम हमारे बीच में पधारे हुए हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से अनुरोध करते हैं कि हमारे दो भाई का और संदेश गया